वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज 7th लेक्चर ऑन वेक्टर और इसमें हम देखने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। और प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डॉट प्रोडक्ट के और क्रॉस प्रोडक्ट के। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। अब तक आपको मालूम है कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को दिखाने के लिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो आपके पास क्या होता था, x और y कोऑर्डिनेट्स रहता था। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन आपने लिया हुआ था और फिर आप उसे ओरिजिन से कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, ओरिजिन से कनेक्ट कर देते थे और उसके हिसाब से ये जो पोजीशन था वो भी आप दिखा देते थे, कुछ R, A, B, C, कुछ भी जो पोजीशन वेक्टर कहलाता था। ओके, नाउ अब ये जो पोजीशन वेक्टर है या ये लोकेशन ऑफ PXY है, PXY नाउ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन R बट ऑन थीटा एज वेल। यानी एंगल जो है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ उस पर भी डिपेंड कर रहा है और इस पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी पोजीशन ऑफ PXY नाउ डिपेंड्स ऑन R एज वेल एज थीटा। ये R थीटा जो है ना वो पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। पोलर कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, सो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, एंगल आ गया। एंगल आ गया तो मानकर चलिए कि एंगल तो चेंज भी हो सकता है ना। तो एंगल चेंज हो सकता है तो कभी अभी यहाँ पर थीटा है, फिर थोड़ी देर बाद और भी एडवांस हो सकता है। और दूसरा क्या है, ये है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए ये एक सर्कुलर मोशन होता और ये आपने ओरिजिन पे फिक्स कर लिया होता दिए हुए कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, ये y एंड ये x। इज दैट क्लियर? और ये पॉइंट P जिसका अभी ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स वाई जो है वो अब R थीटा पे इस पॉइंट का डिपेंड कर रहा है। एंड ये एंगल कितना है, थीटा है। मान लीजिए ये अभी यहाँ पे है, थीटा थोड़ा सा चेंज होगा तो वो यहाँ चला आएगा। इज दैट क्लियर नाउ? अब इसमें दो तरह की पोजीशन वेक्टर है, दो तरह की। ठीक है, एक वो जो अलोंग द गिवन वेक्टर काम कर रही है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर दिखाएं तो वो अलोंग द गिवन वेक्टर। ठीक है, ये। और दूसरी जो थीटा के चेंज होने के साथ वो डिपेंड कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर अलोंग द गिवन पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। हमने दोनों को क्या किया है, यूनिट वेक्टर के साइन के साथ दिखाया है। इज दैट क्लियर? सो यूनिट वेक्टर में आपको मालूम है कि वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। ठीक है, सो अब आप अच्छे से समझ लीजिए, एक वेक्टर क्या है जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ फिक्स पॉइंट कौन है, ओरिजिन है। और ये पॉइंट क्या है, ये अलोंग द गिवन लाइन P जो आपने लिया हुआ है, तो ये इसके एडवांसमेंट में आपको दिखा रहा है। अगर ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन भले ही चेंज हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ इधर था और यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन है किसके डायरेक्शन में, अलोंग द गिवन पोजीशन वेक्टर है। इट्स ओके। अगर थीटा अभी यहाँ देखिए एकदम नॉर्मल लेना है, चूँकि वो थीटा क्या है, थीटा जैसे जैसे चेंज कर रहा है तो इसका भी चेंजिंग आ रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है किस पर, दिए हुए पोजीशन वेक्टर पर, जो डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो देख लीजिए ये जैसे जैसे थीटा चेंज कर रहा है वैसे वैसे ये भी पोजीशन चेंज होता जा रहा है। यानी ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस पे नॉर्मल है, दिए हुए पोजीशन वेक्टर पे। और ये रेडियल यूनिट वेक्टर है। रेडियल क्यों, क्योंकि वो एक रेडियस की तरह काम कर रहा है, किसी फिक्स पॉइंट से दिए हुए पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेडियल यूनिट वेक्टर हो गया। अब आपको इस दोनों के
कंपोनेंट को यानी डायरेक्शन कंपोनेंट को निकालना है। इज दैट ओके? आइए इसको समझते हैं अलग फिगर से। मानकर चलिए कि आप उसी फिगर को कुछ ऐसा यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अगर ये पी आर थीटा में लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, देख लीजिए आर कॉस थीटा, एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये सब बताया हुआ है, सिर्फ रिकैप हो रहा है, आर साइन थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे। देयरफॉर कितना हो गया ये, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। इज दैट क्लियर? नाउ अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालनी है, देख लीजिए रेडियल यूनिट वेक्टर जिसे हमने नाम दिया है, तो वो आपको निकालने के लिए क्या है, आप ये लिखते हैं, देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या है, द गिवन वेक्टर आर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। देख लीजिए दोनों में आर कॉमन है, देयरफॉर ये कितना हो गया, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, उसे रेडियल वेक्टर ही हम मानते हैं, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से किसी दिए हुए पॉइंट पर, अब अगर इसे आप रोटेट कर दें तो एक सर्कल में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या हो गया, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। याद रखिएगा ये यूनिट वेक्टर जो है, जो अभी आपने निकाला है अलोंग द रेडियस, ये क्या है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रेडियस आपने लिया है। ठीक है, और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिया है वो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर भी है, क्योंकि आप देख लीजिए एग्जैक्टली 90 डिग्री पे दोनों बन रहा है। और लगातार अगर एक सर्कल लेते, अगर आप एक सर्कल ले लेते ऐसे, जो इस पॉइंट से होकर गुजरता, तो यहाँ से ये टेंजेंट का काम कर रहा होता। ठीक है, और अगर पोजीशन चेंज हो जाती फिर यहाँ आता, तो भी वहाँ से ये फिर एक टेंजेंट का काम करता और डायरेक्शन लगातार चेंज होता चला जाता है। इसलिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर को टेंजेंशियल वेक्टर भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो आपने क्या किया, ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो किसके अलोंग है, इंक्रीजिंग थीटा के अलोंग है, और जो रेडियल यूनिट वेक्टर है वो किसके अलोंग है, इंक्रीजिंग रेडियस के अलोंग है। ठीक है, और उसी लाइन पर फिक्स है, जैसे जैसे वो लाइन थीटा के साथ साथ चेंज हो रही है वो उसी पे रह रहा है। ये अलग बात है कि अलग अलग थीटा पे वो अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा है, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड रेडियल यूनिट वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। मैं इसे एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, इस फिगर को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे दोबारा बनाकर। ठीक है, अब देखिए आपने तो ये कर लिया कि आपने क्या किया, उसका पोजीशन वेक्टर यानी रेडियस के अलोंग जो पोजीशन वेक्टर था वो आपने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। अब इसे कई तरीके से इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसे हम निकाल सकते हैं, 2 या 3 तरीके से, मैं सभी को दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं, ये आपका जो पोजीशन आर थीटा है, तो ये एक्स वाई, लेकिन आपने किसके फॉर्म में लिखा है, थीटा के फॉर्म में लिखा है, इसलिए मैं बार बार उसे ये यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। पी एक्स वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी देखिए आपका ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ इसके लिए कि आप ये कैसे निकालेंगे। और ये जो है अभी जो आपने पोजीशन वेक्टर निकाला है वो कुछ ऐसा है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रेडियस, दिस इज आर, एंड नाउ थीटा किधर है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एंगल। अगर ये थीटा है और ये उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अगर ये देखिए रेडियस वेक्टर जो है वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना, तो अगर इसे आप पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर दें, देखिए तो इसका भी एक एंगल बन रहा है ना, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ।
लेकिन आपको कैसा लेना पड़ता है, जो पॉइंट दोनों जगह पर यानी दोनों वेक्टर के पॉइंट को मीट कर जाए, या फिर जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जाना पड़ता है। ठीक है, एंगल आप कैसे डिसाइड करते हैं देख लीजिए। यहाँ पर तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। लेकिन आपको किसके साथ लेना होता है एंगल, जो दिया हुआ गिवन एक्सिस है। देख लीजिए यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ भी आपको दिए हुए एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अगर ये एंगल डिसाइड करने में आपको कंफ्यूजन हो गया तो आपसे ये गलत हो जाएगा। अब किसके लिए निकाल रहे हैं आप, यूनिट वेक्टर इन द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा और इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, इन द एडवांसिंग डायरेक्शन और द एडवांसिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा में आप यूनिट जो वेक्टर है उसको निकाल रहे हैं। देयरफॉर आपको क्या करना है, पहले थीटा लिया था, अब 90 प्लस थीटा ले लेते हैं तो इसके लिए निकल जाएगा। सो ये फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, ये तो सभी के लिए कॉमन है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, किसके लिए, टू फाइंड थीटा यूनिट वेक्टर अलोंग द एडवांसिंग एंगल। देयरफॉर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थीटा के जगह पे 90 प्लस थीटा पुट करते चले जाना है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इंटू जे। ठीक है, अब ये देखिए ऑड है, ये मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स की उसके लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया है। सो ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, साइन में चेंज कर जाएगा। और कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है वो माइनस होता है। ठीक है, कॉस माइनस होता है और यहाँ पर ये ऑड है 1 इंटू 90 लिखते, तो कॉस जो है वो साइन में यानी अपने को में कन्वर्ट कर जाता है। देयरफॉर दिस इज माइनस साइन थीटा आई, और साइन है यहाँ भी ये को में चेंज कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पहले कॉस लिख लूँ मैं, कॉस थीटा, और जे तो है ही, अब साइन चेंज कीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। देयरफॉर थीटा कितना आ गया आपका, यानी यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना आ गया आपका, दैट इज माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ये ओनली पहला मेथड है ये, अभी मैं दूसरा और तीसरा भी बताऊंगा। सिर्फ मैं ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि एक के कई तरीके हो सकते हैं बनाने के, एक पर्टिकुलर कोई प्रोसेस नहीं है जिसको आप फिक्स मान लेंगे और उसी पर चलते रहेंगे। तो ये पहला मेथड हो गया। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। ये तो सभी में सेम रहेगा, ठीक है, बट आप उसे चेंज कर सकते हैं। सो रेडियल डायरेक्शन में आपने ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया, और जो नॉर्मल डायरेक्शन में है वो कितना आ गया आपका, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ठीक है, अब जितनी भी बार निकालेंगे तो यही आना चाहिए। सेकेंड केस में देख लेते हैं। सेकेंड केस में जब आप जाएंगे तो मैं इन सब को हटा रहा हूँ। सेकेंड केस में देखिए, इसे सिंपल तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेट दिस पॉइंट P एक्स वाई जो भी मानना है, आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज थीटा, और ये उसका क्या था, एडवांसिंग डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर जो मैंने बताया, ये वेक्टर आर, और ये एडवांस यानी इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रेडियस। सो ये क्या हो गया, दिस इज, एंड उसके नॉर्मल आपने ये क्या लिया, थीटा पर चेंज होने वाला यूनिट वेक्टर। सो ये क्या था, पोजीशन वेक्टर है जो इस पे डिपेंड, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इस वेक्टर पे, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है एज इट इज़। तो अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे नाम दे लें एक्स एंड वाई का, और आप जानते हैं कि अगर इसमें इसे डील करना हो तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना है नहीं, वो सबके लिए सेम है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा जे। यहीं पे अगर डील करना हो, या फिर आइए
यहाँ पे डील करते हैं। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी आप ले लीजिए, ये x, ये y डैश, इसे x डैश कर लीजिए और इधर माइनस x डैश। इज़ दैट ओके नाउ? अब आप इसमें छोड़ दीजिए। अब आइए, आपने नया कोऑर्डिनेट उसी पॉइंट पर एक फ्रेम की तरह अटैच कर लिया है। अब देख लीजिए, इस पोजीशन वेक्टर के लिए ये लाइन x और x डैश पैरेलल है, देयरफॉर ये क्या हो गया, ये भी एंगल थीटा हो गया। और ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कि वो एंगल थीटा कैसे होता है। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है वहाँ पर। नाउ अब आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाकर लिखिए पोजीशन वेक्टर r के लिए। ठीक है, कितना हो गया ये r, देखिए x के डायरेक्शन में cos थीटा i, और ये कितना y के डायरेक्शन में, r तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, देयरफॉर वहाँ पर sin थीटा j। और इसके लिए अब लिखिए, ध्यान से देखिए, ये थीटा इसके साथ जुड़ा हुआ है y डायरेक्शन के साथ, तो कितना हो गया cos थीटा j। ओके, और यहाँ देखिए इसके अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन है और वहाँ 90 माइनस थीटा है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस साइन थीटा आई। देखिए तो ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट सेम आया या नहीं आया। सो आप जिस तरीके से चाहें आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको उसके इंटरप्रिटेशन और बेसिक नॉलेज पर ख़ास ध्यान रखना होता है। अब आइए तीसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। ये कौन सा मेथड था, ये था सेकंड मेथड, जिसमें आप सिर्फ कोऑर्डिनेट फ्रेम को अटैच कर लेते हैं, उस पॉइंट पर जाके दिए हुए पॉइंट P पर अटैच कर लेते हैं, और अटैच करने के बाद आप इस एंगल के साथ ये रिलेशन लाते हैं, और फिर सारे एंगल को जानने के बाद आप यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, लिख लेते हैं। ओके, थर्ड मेथड देख लें। थर्ड मेथड में भी रिजल्ट यही आएगा, ये इसके लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है कहीं पर भी। थर्ड मेथड में आप देख लें, फिर से वही फिगर x एंड y। ओके, ये रहा हमारा पॉइंट P का, और उसके एडवांसिंग डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर r, ये रहा वेक्टर r, ये एंगल थीटा, और उसके नॉर्मल यानी थीटा के एडवांसिंग डायरेक्शन में दिस इज यूनिट थीटा। ओके, सो ये यूनिट वेक्टर इन द एडवांसिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, यानी इंक्रीजिंग, आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये क्या हो गया, एडवांस हो रहा है ना, ये एंगल एडवांस होता जा रहा है। और पोजीशन अगर इसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो ये पोजीशन की तरफ एडवांस हो रहा है। ठीक है, यानी इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन आप लेकर जा रहे हैं। ठीक है, नाउ ये तो आपको मालूम ही है कि कैसे भी निकालें, इसका पोजीशन वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ठीक है, बट यूनिट वेक्टर जब इसका निकालना हो, हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ना एंगल की ना कुछ, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे। ठीक है, हमने मान लिया कि ये कंपोनेंट अल्फ़ा है और ये कंपोनेंट बीटा है। इज़ दैट ओके? अब देखिए, थीटा एंड आर एक दूसरे पर एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देयरफॉर क्या आप लिख सकते हैं, थीटा डॉट आर, यानी दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। देयरफॉर थीटा यानी यूनिट वेक्टर थीटा एंड यूनिट वेक्टर आर 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री है, उनका डॉट प्रोडक्ट है, cos 90 0 के बराबर होता है। अब आप लिख लें दोनों को, अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे डॉट cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया ये। क्यों? क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है, जो ऑलरेडी दिख रहा है आपको। अब डॉट प्रोडक्ट का जो भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए, अल्फ़ा कॉस थीटा
प्लस बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ अरेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक रिजल्ट ये आपका आ गया अल्फा एंड बीटा में। ठीक है, अब आइए इसको भी यहाँ से हटा लें चूँकि इसका यूज़ हो चुका है। और ये कौन सा मेथड आपको ध्यान है ना, थर्ड मेथड बता रहे हैं ये आपको। सो पहला दो ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड मेथड में ये है थर्ड मेथड। और ये सब मेथड सिर्फ इसलिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप किसी रिज़ल्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कोई भी जो दिया हुआ यूनिट वेक्टर है उसके कंपोनेंट का जब स्क्वायर कर देंगे तो वो कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1 के बराबर। ठीक है, देयरफॉर इस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ डालिए, कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बीटा दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर में है तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ चूँकि बीटा निकाल लिए थे तो ये कितना हो गया था, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा 1 चूँकि हो गया था ये, देयरफॉर दिस इज़ 1। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, देयरफॉर बीटा स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके, इज इक्वल टू 1। देयरफॉर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको कौन सा रिजल्ट लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ आपको बीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं प्लस पर ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए सबको थीटा हो या आपने पोजीशन वेक्टर, दोनों के लिए मैंने यही बात कही है कि उनको उनके एडवांसमेंट में जाकर आपको समझना है, यानी उनको इंक्रीज करके इंक्रीजिंग जो डायरेक्शन है उसमें जा रहे हैं, या तो थीटा के एडवांसमेंट में जा रहे हैं, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ऑर्डर नहीं कहिए, उनके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर पोजीशन वेक्टर के भी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाके आप इस चीज़ को देखते हैं। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है पॉजिटिविटी। ठीक है, डिक्रीज तो हो नहीं रहा है, देयरफॉर आपको बीटा ऑलवेज पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर जब बीटा प्लस कॉस थीटा आ गया तो अल्फ़ा, फिर यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू डालने के बाद देखिए बीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर अल्फ़ा कितना, माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो ये आ गया आपका अल्फ़ा माइनस साइन थीटा आ गया, और बीटा आपने जो दिए हुए कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आपने पॉजिटिव कॉस थीटा ले लिया है। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा अब थीटा, जो वैल्यू डाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अल्फ़ा माइनस साइन थीटा, अल्फ़ा इज माइनस साइन थीटा आई एंड बीटा कितना लिया है आपने, कॉस थीटा जी। देखिए तीनों केस में रिजल्ट यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली यही आ रहा है। सो आपको सिर्फ बेसिक पर अपने टिके रहना होगा। बेसिक नॉलेज अच्छी है, आपने उस पर काम किया हुआ है, तो बाकी की चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। लेंदी प्रोसेस से जाइए, शॉर्टकट प्रोसेस से जाइए, इसलिए मैंने तीनों मेथड आपको बता दिया है। सो के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। ओके, सो पहले इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एंड दिस इज मिड पॉइंट। ठीक है, लेट मिड पॉइंट of
हाइपोटेनस RP, हाइपोटेनस RP इज S। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो कह रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है, क्या प्रूव करना है, वो इक्वल डिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। टू प्रूव RS इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू दिस इज QS। सो ये सभी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का इन अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। इज दैट क्लियर नाउ? सो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये हमारा मिड पॉइंट है और गिवन क्या है, PQR, एंगल PQR इज 90 डिग्री। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इस डिस्टेंस को तो हम लोग लिख सकते हैं, ये गिवन है ये सब चीज़ें, ठीक है। गिवन RS वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए इज इक्वल टू SP। इज दैट क्लियर? नाउ अब आप ज़रा देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल QSR, इन ट्राइंगल QSR वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं QR, ये देखिए QR इज इक्वल टू QS, दिस इज, ठीक है, प्लस SR। इज दैट क्लियर? सो पहला आपका ये आ गया इक्वेशन, ओके। अब सेकंड के लिए काम कीजिए। इन ट्रायंगल which is QPS, इन ट्रायंगल QPS, ये क्या है, QP, ये देख लीजिए QP इज इक्वल टू QS प्लस SP। इज दैट ओके? और SP देखिए तो कितने के बराबर है, इसके हिसाब से अगर ये कोई इक्वेशन A मान लेते हैं आप तो अगर वहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे QP इज इक्वल टू QS प्लस SP कितने के बराबर, RS के बराबर। इज दैट ओके? सो दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए QR एंड QP के बीच में एंगल कितना है, QR इज परपेंडिकुलर टू QP, ठीक है, मतलब ऑर्थोगोनल। देयरफॉर आप जब ये ऑर्थोगोनल है तो आप क्या कर सकते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। QR डॉट QP इज 0। इज दैट क्लियर? ऑर्थोगोनल वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। वैल्यू डालिए, QR कितना है आपका, QR है QS प्लस RS। इज दैट ओके? डॉट QP कितना है आपका, कहाँ है QR, मैंने गलत लिख दिया है। इज दैट ओके? अब वैल्यू डालिए, QR कितना है आपका, QS प्लस SR फ्रॉम इक्वेशन 1 डॉट QP कितना है, QS प्लस RS। इज दैट ओके? दैट इज इक्वल टू 0। नाउ एक चीज़ समझना है कि RS के फॉर्म में आपको लाना है, तो RS तो ये है ही, तो अगर SR दिया हुआ है कहीं पर, ये गिवन है SR, तो क्या आप उसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ RS। ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। जस्ट आपने क्या किया है, उसका पोजीशन रिवर्स कर दिया, सो नेगेटिव आपको लगाना होगा। देयरफॉर यहाँ पर हम लगा लेते हैं QS माइनस RS,
क्यों? ऑलरेडी आर एस है, चूँकि आर एस के फॉर्म में आपने निकाला हुआ है, इसलिए उस ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा। डॉट क्यू एस प्लस आर एस दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्यू एस डॉट क्यू एस क्या होगा? दोनों जो एक ही फॉर्मेट में है, देयरफॉर उसका आपको मैग्नीट्यूड निकल जाएगा एंड दैट इज स्क्वायर। ओके, माइनस आर एस प्लस आर एस ये कितना हो जाएगा? माइनस के फॉर्मेट में आ जाएगा, दैट इज आर एस का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। और अब क्यू एस और आर एस को कर लीजिए, कितना हो गया ये? प्लस क्यू एस डॉट आर एस माइनस आर एस एंड क्यू एस। ठीक है, एक ही साथ लिख लेते हैं, एक ही ऑर्डर में, क्या फ़र्क पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का यहाँ पे। ठीक है, आर एस दैट इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, ये कितना हो गया? इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं वेक्टर साइन के छोड़ के, दैट इज आर एस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर। इज दैट ओके? नाउ यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आ गया? क्यू एस इज इक्वल टू कितना आ गया? आर एस आ गया। इज दैट ओके? देखिए तो क्यू एस इज इक्वल टू आर एस आ गया, और ऑलरेडी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन बी। वहाँ आपने क्या माना हुआ था? इक्वेशन ए माना हुआ था, ये इक्वेशन बी। तो दोनों में आर एस का फॉर्मेट है या नहीं है? ठीक है, सो आर एस का फॉर्मेट है, तो मैग्नीट्यूड वाइज आप देख लीजिए, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें तो ये आर एस इज इक्वल टू एस पी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, यहाँ ऊपर में मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, अगर आप देखेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा? क्यू एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। क्यू एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी या पी एस। ठीक है, प्रूव हो गया कि सारे वर्टिसेस से जो मिड पॉइंट हाइपोटेनस का है उसकी डिस्टेंस इक्वल है। इज दैट ओके? ओके, सो इसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको डील करना आना चाहिए। अगर डील करने आ गया तो समझिए कि आप आसानी से निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस और बहुत इजी सा है, साइन रूल एंड कोसाइन रूल है, उसे हम आपको डील करके बता देते हैं। साइन रूल, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन रूल में ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट का काम करना है, और कोसाइन रूल में क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। और चूँकि ये ट्रायंगल का रूल है, देयरफॉर एक ट्रायंगल में आपको सारी चीज़ें लेनी होती है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं साइन रूल या साइन फॉर्मूला प्रूव करना है हमें। ठीक है, आइए, ट्रायंगल ए बी सी वेक्टर के फॉर्म में आपको लेना है, ए बी सी जिसके वर्टिसेस हैं। सो ए बी जो है उसे मान लीजिए वेक्टर सी, बी सी को वेक्टर ए एंड सी ए को वेक्टर बी। इज दैट ओके? नाउ एंगल भी आपको डिसाइड करना होगा, चूँकि वर्टेक्स के हिसाब से ही एंगल है, यानी जो वर्टेक्स दिखा रहा है पॉइंट को ए से, बी से और सी से, तो वही एंगल आपको लेना है। आपको मालूम है कि कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिसाइड करते हैं? उन दोनों के टेल्स को एक पॉइंट पर लाते हैं। सो क्या करेंगे? टेल्स को आप ले आइए एक पॉइंट पर। अगर ये C है और ये A है तो इनके बीच का एंगल ये नहीं है, ये अगर उनका B दिया हुआ है तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेल्स को पहले एक साथ गैदर करके लिखते हैं और उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसे ही आप एंगल मानते हैं। सो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस B हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस C हो जाएगा, और उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस
ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का कि आप क्या करते हैं, टेल्स को पहले एक जगह ले जाते हैं और वहाँ से फिर डिसाइड करते हैं उसके एंगल को, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ अब आप देख पा रहे हैं कि 3 वेक्टर है और तीनों का डायरेक्शन एक ही है दिए हुए ट्राइंगल में। ओके, क्या है, ए बी इज इक्वल टू माना हुआ है, क्या ए बी इज इक्वल टू वैक्टर सी माना हुआ है, बी सी इज इक्वल टू क्या माना हुआ है, वेक्टर ए माना हुआ है, एंड सी ए इज इक्वल टू क्या माना हुआ है, वेक्टर बी माना हुआ है। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करना है। लेकिन वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, ऐसा यूज़ करते थे कि 2 लगातार वेक्टर और जहाँ एक ख़त्म हो रहा है और दूसरे का हेड है वहाँ उसको कनेक्ट कर देते, यानी एक का टेल और दूसरे का हेड कनेक्ट कर देते थे, तो ये वेक्टर सी हो जाता था। ठीक है, इन दैट केस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता था। बट यहाँ क्या है, सभी एक ही ऑर्डर में है, तो आप अगर लिखेंगे तो ऐसे तो लिख लिया आपने, बट इनका ऑर्डर भी सेम है, तो निगेटिव लेकर जाना होगा। देख लीजिए यहाँ अपोजिट था, तब आप उसको पॉजिटिव लिखते थे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव लगाकर आप लिख लेंगे। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। नेगेटिव क्यों लगाया, क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक ही ऑर्डर में है सब, और जब एक ही ऑर्डर में सारे वेक्टर्स होते हैं तो उन्हें साइक्लिक वेक्टर कहते हैं। याद कर लीजिए अच्छे से कि व्हेन द वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड साइक्लिक वेक्टर, और साइक्लिक वेक्टर में सभी वेक्टर्स का सम 0 के बराबर होता है। ये भी प्रूव कर दिया है अभी आपको यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपका मेन जो है इक्वेशन हो गया, इसे मेन इक्वेशन आप मान लीजिए। अब आइए इसको लेकर यहाँ क्या आप लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। इज दैट क्लियर? a प्लस बी को हम दोनों तरफ चाह रहे हैं कि एक सेम अमाउंट से, और क्या है वो सेम अमाउंट, c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, c क्रॉस को फिर c वेक्टर से, यानी c वेक्टर को क्रॉस कर दें c वेक्टर से। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब इसे हम लिख लेते हैं b क्रॉस c, और इसको पूरा उठाकर इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस a क्रॉस c। ऑर्डर के हिसाब से हम लिखना चाहते हैं b क्रॉस c, और ये निगेटिव तो है ही, ऑर्डर चेंज करेंगे तो एक निगेटिव आपको फिर से लगाना पड़ेगा ऑर्डर चेंज करने के लिए। ठीक है, सो अब कितना आ गया आपका, b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। सो एक रिजल्ट आपका ये आ गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही सिमिलरली आप दिखा सकते हैं इसी दिए हुए इक्वेशन से कि a क्रॉस b कितने के बराबर हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा b क्रॉस c के। ठीक है, इसी पैटर्न पर चल के b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a और a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, आइए यूज़ करते हैं, और इसी से रिज़ल्ट पर हम पहुंचेंगे। ओके, सो b क्रॉस c आप इसको लिख सकते हैं b क्रॉस c, फिर से हम लिख रहे हैं उसे c क्रॉस a। सो क्या इसको लिख सकते हैं bc साइन ऑफ द गिवन एंगल। कितना है ये देख लीजिए, तो b और c कहाँ पे है, b ये है और c ये है, कितना एंगल बन रहा है उसके बीच में, 180 माइनस a। देख लीजिए दो लगातार वेक्टर के बीच में 180 माइनस a, एंड उसके आगे सी ए, ये रहा c और ये रहा a, कितना एंगल बन रहा है, उनके बीच में बन रहा है
उनके बीच में बन रहा है साइन 180 माइनस बी। ओके, सो ये कितना हो गया, साइन 180 माइनस ए सेम होता है एंगल, दैट इज इक्वल टू साइन ए, और ये कितना हो गया, सी ए साइन बी। ओके, सो देख लीजिए ये कॉमन है, सी दोनों में कैंसिल आउट, देयरफॉर ए अपॉन साइन ए, इसको उधर लेके जाइए, एंड दिस इज बी अपॉन साइन बी। ठीक है, एक जो इक्वेशन आपने ये वाला लिया था उससे ये इतना आ गया है। अब वहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, वहाँ से अगर आपको आ जाएगा कितना, वहाँ से आ जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी आ जाएगा। दोनों को मिला लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, ए साइन ए है, तो आप वहाँ से ईजिली अब आप लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया जाए, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की जानकारी देना कि उसे यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो साइन फॉर्मूला आपका आ गया, इसको जस्ट रिवर्स करके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करके भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसी से हमें कोसाइन फॉर्मूला भी निकालना चाहते हैं। ये साइन हो गया, अब कोसाइन, कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है, जो इनिशियल स्टेज में जो रिजल्ट आया है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो साइन का यूज़ करें कोसाइन का। सो ये लीजिए कोसाइन, कोसाइन के लिए भी ले लीजिए, वहीं से लेकर आइए a प्लस बी प्लस सी वैक्टर 0 के बराबर। ओके, तो क्या आप लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, इज दैट ओके। अब दोनों तरफ a प्लस बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लें, डॉट a प्लस बी माइनस सी डॉट a प्लस बी। देखिए तो a प्लस बी कितने के बराबर है, माइनस सी के। अब पहले यहाँ लिख लीजिए डॉट प्रोडक्ट, सो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ये और ये डॉट में मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज स्क्वायर a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी प्लस b डॉट a। यहाँ ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट में कोई मैटर नहीं करता है, और a प्लस बी कितने के बराबर है, माइनस सी वैक्टर के बराबर है, तो c डॉट सी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज c का स्क्वायर। ओके, सो ये कितना हो गया, a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये अंडरस्टूड रहना चाहिए कि उसको लिखने के पीछे क्या मकसद है, ठीक है ना, ये सब ध्यान में रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कितना हो गया, 2a डॉट बी, चूँकि ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब उसको उठाकर इधर लाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर है तो माइनस सी स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले जाइए तो माइनस 2a डॉट बी। इज दैट क्लियर। अब आइए इसका काम करना है, हमें a डॉट बी का काम करना है। ओके, a डॉट बी का काम करने के लिए आप देख लीजिए वेक्टर a और b के बीच में एंगल कितना बन रहा है, c बन रहा है। सो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 माइनस सी। देख लीजिए यही एंगल है ना, 180 माइनस सी, और कॉस 180 माइनस सी उसमें नेगेटिव होता है ये, देयरफॉर दिस इज माइनस ए बी कॉस सी। इज दैट क्लियर। सो जब आप यहाँ लिखेंगे तो दिस विल बिकम माइनस 2ab cos 180 माइनस सी, और 180 माइनस सी
जो कॉस का एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव जो इसके थ्रू आया है और जो पहले से है दोनों मिला। ओके, कॉस 180 माइनस सी, इसका नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर अब कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर में चला गया, दैट इज़ 2ab। सो ये आपका रिजल्ट आ गया। सो किसी एक एंगल के लिए आपने निकाल लिया, तो बाकियों के लिए भी आप सेम पैटर्न पर चल के a प्लस बी प्लस सी, अभी आपने निगेटिव में c को रख लिया था इक्वल की इस तरफ, कभी b को रख लीजिए, कभी किसी को रख लीजिए, a को रख लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। याद रखिएगा जो एंगल यहाँ होगा उससे आप सब्ट्रैक्शन में लेकर चले जाएंगे। सिमिलरली cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो ये कोसाइन फार्मूला, और यहाँ क्या आपने यूज़ किया, कौन से कॉन्सेप्ट का, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का यूज़ किया है। देखिए फॉर्मूला प्रूव करना मेरा थोड़ा भी मकसद नहीं है, सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप कहीं किसी पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, आइए फटाफट 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन देख लें अब। गिवन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉडुलस इक्वल है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉडुलस के। तो आपको क्या दिखाना है, दिखाना है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप a डॉट b 0 के बराबर दिखा देते हैं तो क्या हो गया, ये आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आए या ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए आए, उनमें ज़्यादातर केसेस में डॉट प्रोडक्ट ही होता है। और डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सिंपली इनको डॉट में चेंज करना है तो स्क्वायर कर देना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ओके, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये डॉट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, दैट इज a प्लस बी। वो मैंने आपको बताया हुआ है डॉट प्रोडक्ट के केस में कि कैसे उसको स्क्वायर के फॉर्म में a डॉट a को कैसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डॉट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लिख लीजिए और उसे डॉट के रूल्स के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, सो डॉट के रूल के हिसाब से ये ए स्क्वायर, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर, और ये ए डॉट बी और बी डॉट ए, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, देयरफॉर 2a डॉट बी। यहाँ भी ये ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सिमिलर है, सो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का रूल यूज़ कर रहे हैं, और ये माइनस ए माइनस बी, ए डॉट बी, और वो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, देयरफॉर ये 2 बार। ठीक है, अब देखिए ये इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है और उसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a डॉट बी दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a डॉट बी इज इक्वल टू
0। देखिए प्रूव हो चुका है ना, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं। ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से वो ए बी कॉस थीटा दैट इज 0। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर में चला गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री हो गया इसका मतलब कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो एक बार इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आपको बस अपने दिमाग को लगाकर उसको यूज़ करते हुए चले जाना है और रिजल्ट तक पहुंच जाना है। आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लें। इसमें है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सो हम इसमें प्रूव करना है तो LHS को लेकर चलते हैं। ठीक है, सो ए क्रॉस बी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, उसका स्क्वायर है। क्या आप इसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इंटरचेंजेबली ऐसा वेक्टर ए के लिए ए लिख रहा हूँ, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के लिए बी लिख रहा हूँ। देयरफॉर क्या आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड क्या आप उसे फिर से ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? देयरफॉर ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? नाउ दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर एक साथ लिख लें तो। और देखिए ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले पे आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी होल स्क्वायर। प्रूव हो गया, इट इज इक्वल टू RHS। सो क्या हो गया, LHS कितने के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। देखिए तो यही है ना आपका RHS यहाँ पे। ठीक है, सो LHS क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। कौन से रूल का यूज़ किया आपने, एक जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट का और दूसरी जगह पे डॉट प्रोडक्ट का। ओके, अब चूंकि वीडियो लंबा खींचता जा रहा है तो हम चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन और देख लें। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। ओके, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम सी वेक्टर के बराबर है, और ये भी गिवन है कि उनके मैग्नीट्यूड का जो सम स्क्वायर का जो सम है वो इसके बराबर है। तो आपको प्रूव करना है, ये दोनों गिवन इंफॉर्मेशन है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये सब लिखने का लैंग्वेज है, या फिर क्या है, ए डॉट बी किसके बराबर है, दैट इज 0 के बराबर है। ठीक है, नाउ ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों तरफ a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, नहीं डॉट प्रोडक्ट, चूँकि ऑर्थोगोनल है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, तो अब आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। देयरफॉर दोनों तरफ आप डॉट से सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो क्या हो गया, ये सी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस बी कितने के बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, लीजिए
पहले ही मैंने लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ये ए स्क्वायर ये और ये मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए डॉट बी और बी डॉट ए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, देयरफॉर ए डॉट बी एंड दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू 2a डॉट बी। सो ये कितना हो गया, सो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के बदले लिख लिया और 2a डॉट बी आपने ले लिया और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a डॉट बी इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया ऑर्थोगोनल, ठीक है। और यहीं से आप प्रूव कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो these are the few problems which we dealt with. Hope you enjoyed a lot. मिलते हैं अगले वीडियो में, till then have a nice time, best of luck, thanks a lot.